नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज सबसे पहला तो अब कांवड़ यात्रा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार न्यायालय का सम्मान करने वाली है और हम सब हिंदू लोग भी बड़े सहिष्णु लोग हैं। हम धर्म के नाम पर अदालत से, समाज से, लोग से टकराना पसंद नहीं करते, इसलिए हमने इसको सहजता से स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय का सम्मान है। अब हम भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने घर से लेंगे। पूरा सावन हम अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करके, शिव जी की आराधना करके, शिव के आकार का मन में ध्यान करके और पेड़ों में, पौधों में, जो अपने घर में गमला लगाया हुआ है, आपने तुलसी का पेड़ लगाया हुआ है, फूल का पेड़ लगाया हुआ है, जो भी पौधा है आपने घर के गमले में लगा रखा है, हम उसमें जल अर्पण करेंगे पूरा सावन। आइए हम ये संकल्प लेते हैं, क्योंकि हम में, तुम में, खड़क हम में, घट घट व्यापत राम में हमारी हिंदू मान्यता है। तो भगवान शिव हर जगह है, शिवांश सब में है और हम में, तुम में, सब में शिव है। तो फिर बाबा बैजनाथ धाम या हरिद्वार या कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? अगर कोरोना फैला है और सर्वोच्च न्यायालय का ये मानना है तो हम वो लोग नहीं हैं जो रार ठानेंगे। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी के उस कविता का कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। तो हम तो वो लोग हैं कि हार नहीं मानेंगे, भगवान शिव की आराधना और पूजा करेंगे, लेकिन उनके पूजा के लिए रार भी नहीं ठानेंगे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, हम करेंगे। हमारे देश में बहुत से धर्म वाले ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अदालत अपना काम करे, हमारा अपना काम है, धर्म के मामले में हम किसी का नहीं सुनेंगे। लेकिन हम धार्मिक लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं और हमारे पर इस देश का शासन और कानून व्यवस्था टिकी हुई है, इसलिए हम लोगों को किसी तरह की उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। बोलिए ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय हो, बम भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज का मुद्दा यह है कि राजनीति क्या है। राजनीति पर बात करने से पहले अमिताभ बच्चन का एक गाना था, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि राजनीति में प्रॉब्लम है कि राजनीतिकों का प्रॉब्लम है कि राजनीतिक द्वारा बनाया गया प्रॉब्लम है या राजनीतिक लोगों के द्वारा राजनीतिक लोगों में बने हुए लोगों का प्रॉब्लम है। ये आप पर छोड़ता हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहली बार राजनीति पर अगर कुछ समझ आया, मैं कुछ समझने लगा कि भाई कोई राजनीति होती है, कोई देश का प्रधानमंत्री होते हैं और वो प्रभावित करते हैं समाज को, दुनिया को, तो वो समय था श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी का हत्या। क्योंकि मुझे खूब बढ़िया से याद है कि वर्षों से, मतलब मेरे जन्म के पहले से हमारे गांव में लक्ष्मण छपरा, शोभा छपरा गांव है, एक दक्षिण टोला, एक उत्तर टोला बोलते हैं। तो दशहरा में, मतलब विजयदशमी में, विजयदशमी का पूजा होता था दक्षिण टोला लक्ष्मण छपरा में, और वहाँ पर नाटक का मंचन उंचन हम ही आपस में लोग करते थे। कोई बाहर के मजे हुए कलाकार नहीं आते थे, हम में से कोई राम बना, कोई रावण बना, कोई डाकू मलखान सिंह, कोई सुल्तान सिंह, कोई श्रवण कुमार बना, मतलब जो जिस तरह की नाटक उस वक़्त कमेटी कहती थी कि भाई आज इस विषय पर हो। कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी करते थे, लेकिन तब मुझे याद है कि श्रवण कुमार और डाकू मलखान, सुल्तान सिंह के अलावा बहुत ज़्यादा कोई नाटक होता नहीं था, लेकिन हमारे अपने लोग करते थे। और दिवाली का मेरे अपने स्कूल शोभा छपरा पर होता था। समाज में शुरू से ही रहने की आदत है, सक्रिय लोग हैं, समाज के साथ जुड़े रहते हैं। हम लोग तो खैर अग्रणी में होते थे, नाटक के करता धरता में भी हम लोग हुआ करते थे। तो मुझे याद है कि मैं बांस बल्ली वगैरह की व्यवस्था करवा करके मंच की तैयारी करवा रहा था। तब तक हमारे गांव के एक आदमी हैं, वो आए कि बंद कर दो सर। हम लोग को क्या हो गया? इंदिरा जी का हत्या हो गया।
तो उस वक्त बालमन ये कहा कि अब बताइए 70 का जन्म है और 84 में इंदिरा जी का हत्या हुआ, तो वो तो 14 वर्ष का उम्र क्या बताएगा कि इंदिरा जी का हत्या क्या हुआ। हमने बोला उससे क्या होगा, तो नहीं, राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो गई है, प्रधानमंत्री का हत्या है और ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। क्योंकि तब ये ज़रूर मुझे पता था, क्योंकि तब रेडियो और दूरदर्शन आता था तो चित्रहार वगैरह बंद हो जाता था, अगर के इसी तरह कोई नाच गाना वगैरह नहीं होता, समाचार ही आता था, रेडियो पर भी वो गाना उना बंद हो जाता था। तो वो गाना बंद हुआ। हम लोगों ने बड़ा बढ़िया नाटक की तैयारी की थी, इस बात का अफसोस हो रहा था कि यार नाटक बड़ा बढ़िया तैयार हुआ था, लेकिन जो समय मिला हमको नाटक ना करके सोचने की कि देश की प्रधानमंत्री इतनी प्रभावित करते हैं कि दिल्ली में मरी हैं और हमारे गांव शोभा छपरा 1000 किलोमीटर दूर, नाटक बंद हो गया। फिर हम लोगों ने अगले दिन का अखबार पढ़ा, पहली बार कोई राजनीतिक खबर शायद मैं पढ़ा, उसके पहले पढ़ लिया हूँ तो, क्योंकि अखबार तो हमारे यहाँ आता था तो मुझे बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन हम लोग पहले मुझे याद है खूब बढ़िया से कि हम पिछला वाला पेज पढ़ते थे कि कौन सा सिनेमा कौन से टाकिज में लगा है, क्योंकि वो छप रहा था हमारे यहाँ। आज उस वक्त अखबार आता था, आज तो आज के पिछले पन्ने के पीछे बैक, पिछला पन्ना के बैक साइड में होता था कि कौन सा सिनेमा कौन से टाकिज में लगा हुआ है। ये देख के खुश हो जाते थे, कौन जाएगा बनारस देखने के लिए, वो बलिया किराया छपता नहीं था, बनारस में छपता था, इतनी पढ़ के सुनते जाता है। या कभी कभी क्रिकेट में सुनील गावस्कर कितना रन बनाए, कपिल देव कितना विकेट लिए, यही होता था अखबार में, और कुछ विशेष हम लोग पढ़ते नहीं थे। संपादकीय पढ़ने की चीज़ है ये तो हम लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन श्रद्धेय इंदिरा जी की हत्या के विषय में पढ़ा, कई लोगों ने अपने अपने बयान दिए, वो दुनिया तब से कुछ राजनीतिक समाचार पढ़ने उड़ने का मन आया और राजनीति समझ में आने लगी। खैर मामला आगे बढ़ा, श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप जी उनके कैबिनेट में नंबर 2 के हैसियत थे, रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। उन्होंने एक बोफोर्स घोटाला का उजागर किया। तब मैं समझा कि यार राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल के खास आदमी थे विश्वनाथ प्रताप, तो उनको क्या जरूरत थी अपने पार्टी की चोरी बताने की, क्योंकि मेरे पास इतनी समझ उस वक्त परिपक्वता नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि भाई जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रक्षा मंत्री भी थे तो रक्षा मंत्री के हैसियत से रक्षा सौदा हुआ होगा, तो उस वक्त उनको नहीं पता चला कि भाई ये कोई रक्षा सौदा में कुछ दाम का लेन देन हो रहा है, कुछ किकबैक आ जा रहा है। फिर जब वो पेमेंट की बात हुई होगी तो वित्त मंत्री भी थे, तो क्या तब उनको पता नहीं चला कि भाई वित्तीय अनियमितताएं हुई है इसमें? ये हमको समझ नहीं था। हम तो समझ रहे थे कि बड़ा यार बड़ा ईमानदार आदमी अपने ही पार्टी का चोरी उजागर कर दिया। और अब हमने कहा कि भाई राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी और ये सब लोग अब जेल जाएंगे, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, आया है। मुझे याद है वो एक चिट्ठी निकाले थे, चूँकि हमारा मैं कोई राजनीति के सक्रिय व्यक्ति नहीं था, लेकिन हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, हमारे रिश्तेदारी ऐसी थी कि हम लोग मंच तक थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीतिक सोच कुछ नहीं था, कोई राजनीति में भागीदारी की वजह से नहीं गया था, बस वो एक थी पृष्ठभूमि जिसको वजह से मैं गया था। तो एक कागज निकाले, बोले ये नाम है वो बोफोर्स में दलाली खाने वाले लोगों का और ये सब लोग जेल जाएंगे। मैं बड़ा उत्साहित था विश्वनाथ प्रताप, वोट देने का तो मेरा उम्र नहीं था, लेकिन पता चला ये आया, जनमोर्चा आया, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, स्वर्ग सिधार गए, लेकिन वो बोफोर्स वाले जेल नहीं गए। खैर वो तबाही आश्चर्य नहीं हुआ था। विश्वनाथ प्रताप जी जोर शोर से देश के प्रधानमंत्री बने, बड़ी देश में छवि थी। लेकिन एक दिन पता चला कि हमारे आराध्य राजनीति में मेरे गुरु आराध्य, मेरे लिए मेरे परम पूज्य परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने उनको पटकनी दे दी, उनकी सरकार गिरा के और खुद प्रधानमंत्री बन गए। तब भी ये समझ में नहीं आई कि भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह तो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की पार्टी के थे, तो इनको प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत थी? पार्टी तो अपनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना जाता ना भाई घर का एक आदमी है तो उसका नुकसान ना हो अपने द्वारा। खैर श्रद्धेय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले राजीव गांधी जी हरियाणा पुलिस के 2 सिपाहियों के नाम पर कि हमारे घर की जासूसी हो रही है, और उन्होंने सरकार गिरा दी। उस वक्त मेरे समझ में आया था, ये बात मुझे ध्यान आया था, मैंने समाचारों में सुना, क्योंकि तब मैं दिल्ली में आ गया था।
90 में मैं दिल्ली आ गया था और दिल्ली में रहने लगा था, तो यहाँ टीवी भी थी, सर्दार चंद्रशेखर जी का आना जाना भी था, तो अब कुछ लोगों से मिलना जुलना हो गया था। तो ये बातें हमें समझ में आया, क्योंकि और किसी का घर देखा ना, बस चंद्रशेखर जी का घर तो मैं देखा था। तो मैंने उम्मीद किया कि राजीव गांधी का घर और चंद्रशेखर जी का घर बराबर ही होगा, दोनों लोग बराबर के हैसियत हैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला, जब मैं देखा कि राजीव गांधी घर तो चंद्रशेखर जी घर से बहुत बड़ा है, उनकी बाउंड्री और उनके घर के बीच में तो बहुत ही स्पेस है। मुझे ये पता नहीं था तब की मैं बात कहूँ कि मैं राजीव गांधी जी के घर गया नहीं था कभी। मैं समझता था कि नेता बड़े हैं तो चंद्रशेखर जी को तो नेता बड़े हैं। लेकिन तब भी मेरे दिमाग में बात आई थी, क्योंकि कई बार हम लोग ना रोड पर खड़ा होकर किसी से बात कर रहे थे, अब अंदर जाने से पहले, क्योंकि वो एसपीजी थी, पूछेगी, बात करेगी, या कई लोग रोड पर मिल के बात हो जाता था। हमने बोला कि हम दो लोग अगर यहाँ बात करें तो अंदर चंद्रशेखर जी हैं कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा और कैसे जासूसी हो जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर जी अंदर बैठे हैं कि नहीं बैठे, कौन बैठा, हमको बाहर से कैसे, कोई दूरबीन थोड़ी है, कोई विशेष दृष्टि थोड़ी है। आजकल तो ड्रोन कैमरा वैमरा हो गया कि मैं यहीं से ड्रोन उड़ा कर देख लूँगा, लेकिन तब तो ड्रोन वाली सुविधा भी नहीं थी। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि इसी को राजनीति कहते हैं, बहाना था ना सरकार गिराने का। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब 2-3 और एग्जाम्पल दे दूँ, उसके बाद चर्चा का स्तर खोलूँगा। खैर, योगी आदित्यनाथ जी आए। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, ये हमको जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम लखनऊ में गए थे मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनते हुए देखने के लिए। जो हमको लखनऊ लेके गए थे वो मनोज सिन्हा के मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे। हम लोग मनोज सिन्हा के आमंत्रण पर गए थे। मनोज सिन्हा जी वो भवानी मंदिर में सब घूम घाम आए थे, लेकिन पूज्य माँ भवानी ने कहा कि अगर आशीर्वाद ही देना है तो मैं अपने सच्चे भक्त को दूंगी, राजनीतिक भक्त को क्या मतलब है। उन्होंने गिरवाधारी को दिया। और आप भरोसा करिए कि जब योगी जी को हम लोगों ने मंच पर देखा, मैं थोड़ा आगे वाले में था, हमारे पास जो विशेष पास था वो अगले क्रम का था, तो वहाँ से पहचाना जा रहा था। नहीं तो जहाँ हो रहा था वहाँ से दूर से तो मंच पर टीवी में साफ दिखता है, बाहर वालों को नहीं दिखता कि मंच पर कौन खड़ा है। वो तो बोलने वाले आवाज़ और रहना उनसे पता चलता है, लेकिन हम लोग जितनी दूरी पर थे वो दिख रहा था। तो हमने बोला योगी जी बड़े नेता हैं, आए होंगे मंच पर। योगी जी को आते देखा, अगला क्रम में बैठते देखा, तो मतलब होंगे। लेकिन जब अनाउंस हुआ कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की शपथ ले, तो हम बड़ा हमारे जो बगल में बैठे होते एमपी साहब, उनसे पूछा योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे, वो भी बनाए, अनाउंस ठीक से नहीं हुआ क्या? तो देखा कि मंच पर मनोज सिन्हा दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे, योगी जी बन रहे। खैर, ये है राजनीति की पटकनी। उसके बाद देखा कि योगी जी बड़ा बढ़िया राज कर रहे थे, बड़ी मतलब वो हो रहा था टीवी पर, योगी जी ने कब नहाया, साबुन लगाया कि नहीं लगाया, कौन सी चमेली का तेल माथे में लगाया, ये सब टीवी पर आने लगा। तीसरे दिन देखा टीवी से योगी गायब अचानक। यार ये कौन सी राजनीति है। खैर, फिर बाद में पता चला कि एक सुनील बंसल नामक का प्राणी को भेजा गया, वो सुपर से ऊपर मुख्यमंत्री बन रहा है। योगी जी को नाको चना चबा दिया है, 2 उप मुख्यमंत्री डाल दिया गया है। तो मैं समझा कि योगी जी के सहयोग में डाला होगा। अभी योगी जी के चौथे साल के अंतिम कार्यकाल में आपने देखा प्रधानमंत्री कार्यालय का ये अफसर चला गया, वो मुख्यमंत्री बनने की अनाउंसमेंट होगी उसकी, वगैरह वगैरह। अभी जो ताज़ा उदाहरण आप देख रहे होंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक ठाक पंजाब में सरकार चला रहे हैं, और वहाँ पर अकाली दल, और केजरीवाल के शब्दों में वो भी है, लेकिन केजरीवाल कहीं है नहीं, मतलब प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर के बीच की लड़ाई है। ये तो उछल कूद करने वाला आदमी पंजाब में भी जाकर के अपना उछल कूद करेगा, पैसा दिल्ली से कमाया हुआ है उसको वहाँ पर फूंक रहा है, लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के कुछ लोगों का तो मिल ही रहा है ना पैसा। लेकिन जब एक बड़ा बढ़िया चल रहा है तो उसमें नवजोत से सिद्धू का पेंच डालने की क्या जरूरत है। ये एक राजनीति इस बात का। ये सबको जब मैंने विचार किया तो हमने कहा कि ओहो, हम जो सोचते थे, हम जो समझते थे कि राजनीति का मतलब समाज सेवा है, राजनीति का मतलब राज करने के लिए नीति बनाना है, वो नहीं है। राज करने के लिए नियति बिगाड़ना है राजनीति। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के विरुद्ध अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्लांट किया जा रहा है दिल्ली दरबार के द्वारा, मतलब कैप्टन को फ्री हैंड देने की जरूरत नहीं है, फ्री हैंड देने की कोई चाहता नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कैप्टन का कद बढ़ जाए और वो दिल्ली पावी हो जाए। यही बात पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए है, क्योंकि जिस तरह से समाचारों में अपने शुरुआती दिनों में छाए रहे योगी आदित्यनाथ, अगर वही स्पीड और उसी तरह से दुनिया में उनका प्रचार होता
तो फिर दिल्ली आने में तो उनको समय और फ्लाइट की भी जरूरत है। नोएडा से पैदल दिल्ली, कालिंदी कुछ पार करो, दिल्ली की सीमा में आ गए। क्योंकि उनको तो बहुत दूर भी नहीं आना है। योगी आदित्यनाथ तो नोएडा तक तो उनका खुद का सब डिविजन ले आ सकते थे। नोएडा मेरे घर के बॉर्डर पे है और वहाँ से पैदल दिल्ली के दरबार में आ सकते थे। तो मतलब दिल्ली उनके लिए बड़ा नज़दीक था। तो क्या वो दिल्ली की तरफ मुंह ना करे और अपने में उलझे रहे, इसीलिए सुनील बंसल नाम का एक जंतु भेजा गया था। इसीलिए एक IAS अफसर को मॉनिटर के लिए भेजा गया MLC बना करके। क्या ये राजनीति है? इसीलिए वहाँ के नेताओं से बयान दिलवाया जा रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री का फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, चुनाव तो हम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्या ये इसलिए कहा जा रहा है? तो फिर क्या राजनीति का मतलब ये है कि आप अपने ही पार्टी से सुरक्षित हैं? क्योंकि राजीव गांधी जी का सरकार विश्वनाथ प्रताप गिराए कांग्रेस के थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार सरदेव चंद्रशेखर गिराए जनता दल के थे। योगी आदित्यनाथ को मुलायम सिंह यादव और मायावती ने पूरे 5 साल तक तो कोई मुकाबला नहीं दिया, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर वो डिस्टर्ब किसी से हुए तो वो अपने ही पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल और अपने उप मुख्यमंत्री और विधायकों से हुए और अपने दिल्ली दरबार के द्वारा हुए। कैप्टन अमरिंदर के सामने प्रकाश सिंह बादल का कहीं कोई नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अपना समर्थन वापस ले लिया, मतलब बादल ने ले लिया है। तो जो भाजपा का कोर हिंदू वोटर था पंजाब में, वो भी एक बहुत बड़ा संख्या है, क्योंकि सिख वोटरों पर तो बादल और अमरिंदर दोनों बराबर हैं, दोनों सिख हैं। तो जो हिंदू वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का, वो बादल परिवार के भाजपा से अलग हो जाने से छटक गया है। तो वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर ठीक ठाक पोजीशन में हैं। तो अब उनको अपने ही कांग्रेस नौजों से सीधू से दिक्कत है। मित्रों, ये सब सोचने, देखने और समझने के बाद मैं इस विचार पर पहुंचा हूं कि क्या यही राजनीति है और क्या हम सब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और ये लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। फिर एक बात और आपको बताता हूं कि एक और राजनीति क्या है। मित्रों, आप राजनीति के पहले जब से आपको होश होगा, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी तो हमसे बहुत वरिष्ठ है, इनको ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, सामाजिक आदमी है। आप तो राजनीति के खान नागपुर में रहते हैं। मैं अपने पूरे जीवन में जब से मुझे होश संभाला, मैं बताने कि 1984 में सरदेव इंदिरा जी का हत्या के बाद कुछ राजनीति आया कि यार ये कौन आदमी है जिसके हत्या से दिल्ली में हत्या हुआ और बलिया में हमारा फंक्शन बंद हो गया। तब से और 90 से जब से मैं परमानेंट दिल्ली में रह रहा हूँ, हमने कभी नहीं सुना कि देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री या बड़ा नौकरशाह किसी जुर्म में जेल गया हो और उससे पैसा रिकवर किया गया हो। अभी बात करते हैं वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की। क्या राजनीति है? क्या यही राजनीति? आज विषय ये है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से मुद्दा उठाती थी कि दामाद ने जमीन हड़प ली, दामाद ने जमीन हड़प ली, 1,76,000 करोड़ का कोल घोटाला हो गया, ये घोटाला, वो घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, फर्जी घोटाला, ये सब रोज रोज आता था। मैं भी देख कर के दुखी हो गया था। कांग्रेस को क्वेश्चन लगा था कि यार ये 10 साल से कैसे देश में 10 मिनट इसको नहीं रहना चाहिए, इतनी घोटाले कर रही है। ये सब तमाम बातें, ब्लैक मनी आएगा, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, क्योंकि 7 पैसा पेट्रोल महंगा हुआ था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से पार्लियामेंट में चले गए थे। वो उनका विपक्ष के नाते फर्ज था। लेकिन आज क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार चली गई। 5 साल तक हरियाणा में भाजपा की सरकार थी और 5 साल तक राजस्थान में भाजपा की सरकार थी। 5 साल के बाद कोलेबरेशन से हरियाणा में भाजपा की सरकार दोबारा चल रही है, राजस्थान में पलट गई है। लेकिन पूरे 7 साल करीब करीब हो गया केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस के दामाद घोषित किया गया था, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो खैर सोनिया जी के दामाद है, लेकिन सरकार का दामाद, कांग्रेस का दामाद, ये भाजपा ही कहते थे। तो क्या इनमें से कोई एक FIR हुआ है क्या रावत बड्रा पर? कोई एक जमीन वापस ली गई है क्या रावत बड्रा से? और 1,76,000 करोड़ का घोटाले का रिकवर हुआ क्या? कोई खदान किसी इंडस्ट्री से वापस ली गई क्या? बात ये है, ये चर्चा का विषय है, नहीं ली गई। उसी तरह से जब अटल जी की सरकार थी तो कांग्रेस भी यही करती थी।
मतलब ये जो लबोलव अब ये है कि आप विपक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष को चोर, बदमाश, घोटालेबाज, काम में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाइए, और जब आप सरकार में आए तो स्वयं आप वही काम करिए और जो विपक्ष अभी जो सरकार में उपयोग हो वो सब अब वो काम करिए। उदाहरण आपको देता हूँ, कांग्रेस सरकार में थी तो एफडीआई लाने की मांग पार्लियामेंट में आए कि भाई एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एफडीआई नहीं है, ये जो कांग्रेस का ब्लैक मनी विदेश में पड़ा हुआ है वो इनडायरेक्ट मंगाने का है। हम भी मान गए कि यार ये तो बात ठीक है कह रहा है, विदेश से जो पूंजी आएगा देश में वो कांग्रेसी जो स्विस बैंक में और इधर उधर जमा किए वो पैसा आने का जुगाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। 49% हाईएस्ट सीलिंग थी तब। भारतीय जनता पार्टी उसका घोर विरोध की, हम भी उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किए थे। अब भाजपा सरकार आई तो उस 49% को 100% एफडीआई कर दी। मतलब तब घोटाला नहीं हुआ, ये समझने वाली बात है। मैं आपको आज सभी नहीं बातों पर कर रहा हूँ कि राजनीति क्या है, आप समझिए, आपस में लड़िए मत। ना प्रेम नारायण द्विवेदी ये कहे कि साला रकसवा राजपूत है, क्षत्रिय है, हमारा विरोधी है, और ना मैं कहूँ कि आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी ब्राह्मण है, हमारा विरोधी है, क्योंकि हमको लड़वाया जा रहा है और अंदर खाने क्या है आपको बता रहा हूँ मैं। जीएसटी का कांग्रेस के टाइम में मांगा प्रस्ताव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी दोनों सदनों में इतना हंगामा किया कि पार्लियामेंट नहीं चला। मित्रों, उस वक्त हाईएस्ट जीएसटी का रेट 14% था, हाईएस्ट। आजकल लोएस्ट 14% है, और भाजपा वाला लाई गई जीएसटी एकदम फुल प्रूफ है। ये राजनीति है मित्रों। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम सब लोग आपस में उलझे हुए हैं, किसी बात पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, क्योंकि हमको कॉन्सेंट्रेट करने का मौका ही नहीं दिया गया है। अब मान लीजिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कई चीज़ें, यार बेटियों की शादी है, बेटे की शादी है, उनका भविष्य कैसे होगा, अपना कोरोना में काम धाम बंद है, कैसे भोजन चलेगा, अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन चूंकि 10 बजे आपके सामने बोलना है तो बोल रहा हूँ। हम समस्त देशवासियों का यही है, और ये हमारे नेतागण का कम से कम ना तो शादी ब्याह की चिंता है, ना ही पैसे की चिंता, क्योंकि उनके पास तो अकूत संपत्ति है। भाई हमको चिंता क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया दहेज मांग रहे हैं। जिस स्तर के मैं लड़का खोज रहा हूँ मेरे पास 50 लाख नहीं, 25 लाख नहीं है, तो हमको इस बात का टेंशन है। अब मान लीजिए मैं कैबिनेट मंत्री होता तो 500,000 करोड़ रुपया तो मेरे अलमारी के नीचे पड़ा होता, तो फिर कितना दहेज मांगेंगे भाई? 500,000 करोड़ ले, अपने ही तो है तू, तो ये एक वाली बात पार्ट तो खत्म हो जाती है ये। लेकिन हमको उसके बाद हमको कोरोना से क्या मतलब है? हजारों करोड़ रुपया पड़े हुए हैं, कंपनियों से बेड आ रहा है, तो नौकरी चले या ना चले, हमने कौन सा तनख्वाह वाला काम करना है? लेकिन समस्त देशवासियों को यही किया गया है। और बाकी का आपको बताया गया ना कि आप यादव हैं, आप कुर्मी हैं, आप कोहरे हैं, आप दलित हैं, आप मुसलमान हैं, और अच्छा मान लो दलित में हिंदू हैं, मान लो प्रेमनाथ द्विवेदी जी कहेंगे कि राकेश क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण हूँ, तो प्रेमनाथ द्विवेदी को एक नया बनाया गया है कि प्रेमनाथ द्विवेदी पूर्वांचल के ब्राह्मण है, और नागपुर वाला कहेगा कि ये तो साला भैया है। मतलब ये एक बीमारी है जिसे हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि राजनीति वाले लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, आपको उल्लू बना करके। मैं आपको उल्लू कर रहा हूँ इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि क्या कभी जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जिन मुद्दों का विरोध करती थी, सरकार में आने के बाद वही बात उसने की? क्या उसने कभी उससे एक कदम पीछे लिया? जो जीएसटी 14% कांग्रेस के टाइम में थी, देश बिक रहा था, अब 28% 30% हो गया तो देश एकदम आबाद हो रहा है। जो एफडीआई 49% था कांग्रेस के रीजन में हाईएस्ट, वो अब 100% हो गया, तो हमारा देश बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो राहुल गांधी के जीजा को कहा गया था कि राष्ट्रीय दामाद है और जमीनें हर जगह का कब्जा किया हुआ है, 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, और राजस्थान और हरियाणा में भाजपा की सरकार थी भी और राजस्थान में चली गई, लेकिन अभी हरियाणा में क्या एक FIR रावत वाड्रा के विरुद्ध हुआ? अब मैं अगर ये प्रश्न पूछ लूँगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर जगदीश खट्टर और सिंधिया जी, अगर रावत वाड्रा जमीन घोटाला नहीं किए थे तो आपके ऊपर झूठ बोलने का केस क्यों न किया? क्योंकि अगर मैं कोई शपथ पत्र झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि घोषणा पत्र शपथ पत्र ही है,
तो कानून का विद्यार्थी होने के नाते मुझे मालूम है कि मुझे कितने साल के लिए बुक होना पड़ेगा, कितने महीने का और क्या सज़ा है। आप जो घोषणा पत्र एफिडेविट के रूप में दे रहे हैं, शपथ पत्र दे रहे हैं, उसमें जो आप झूठ बोल रहे हैं उसके लिए आप पर कौन सा सज़ा बनता है आप बताइए। और अगर रावत वाड्रा ने वाकई जमीन घोटाला किया था तो अब तक वो जेल के अंदर क्यों नहीं है भाई? काहे लिए वो अपने आलीशान बंगले में ऐश कर रहा है? ये बात पूछा जाए। लेकिन ये क्यों नहीं पूछी जाती? एक सेकंड आपको बता देता हूँ। एक बहुत बड़े आदमी से बात किया था, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, बहुत बड़े राजनीति में बहुत सलाहकार पुरुष थे, बड़े ऊंची थे जी। आदरणीय अखिलेश जी नमस्कार। अखिलेश गौतम जी बहुत बढ़िया शुद्ध विचारक हैं। बातचीत से तो लगता है कि राष्ट्रवादी है, संघ के प्रभावित हैं, लेकिन इनकी बात हमेशा राष्ट्र को उत्प्रेरित करती है। और मेरा सौभाग्य है कि कई चैनलों पर हमारे साथ रहते हैं और बड़ी साफ और स्पष्ट बोलते हैं। अखिलेश गौतम जी को सादर कर मित्रों, मैंने एक बहुत बड़े नेता से पूछा था, उनसे मुझे कुछ भी पूछ लेने का अधिकार था, वो मेरे को बड़ा प्रेम करते थे। तो हमने उनको पूछा, क्योंकि मैं क्या कह के पूछा बोलूँगा तब समझ जाएंगे, इसलिए मैं वो नहीं कहूँगा जो उनके लिए वो कहता था। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखो राकेश, प्रश्न तुम इतनी उल्टी पूछ लिया हो जो ना पूछना चाहिए ना इसका उत्तर देना चाहिए। मैं बोला नहीं, बताना तो आपको पड़ेगा। मैं 3 बातें पूछा था, पहले वाला बात बता देता हूँ, फिर वो अगली बात बताऊँगा। उन्होंने बोला कि राकेश देखो, स्थिति क्या है कि ये देश की जनता है, क्या भरोसा अगले साल हमको रखेगी कि पलट देगी? क्या भरोसा? मान लीजिए कि आज भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी के सारे पापों के लिए उनको जेल भेज दें, क्योंकि सोनिया गांधी को जेल भेजने के लिए सारा पाप खोजने की जरूरत नहीं। 2-1 पाप में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आजीवन जेल हो जाएगा, जमानत नहीं बनेगी, इतने ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर। और कल जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पलट करके देश की जनता वापस कांग्रेस की सरकार बना दे, तो फिर कांग्रेस नरेंद्र मोदी को जेल भेज देगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद भी, अरे अखिलेश जी कृपया ऐसा ना कहें, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फिर कांग्रेस की सरकार नरेंद्र मोदी को जेल भेज देगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक बन लेने के बाद बहुत सारी गलतियां आपके जाने बगैर आपसे हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे हो जाती है जो आप नहीं चाहते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने 2 नौकरी नहीं दिया, झूठ बोलने का केस बन गया ना। आपने बोला कि मैं ब्लैक मनी सारा ले आऊँगा, हालांकि आपने ये नहीं कहा था कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में चला जाएगा। ये तो विपक्ष का साजिश है। आपने ये कहा था कि दुनिया में भारत का ब्लैक मनी इतना है कि अगर वो सारा अपने देश में आए तो समझो कि भारत के प्रत्येक नागरिक में 15-15 लाख रुपये आ गए। उन्होंने ये कहा था, एग्जाम्पल बताया था, ब्लैक मनी का स्ट्रेंथ बताते कि कितना ब्लैक मनी दुनिया में है। लेकिन उसको विपक्ष वाले लोग कहने लगे कि जी 15 लाख खाते में आएगा। चुनाव प्रचार में 15 लाख खाते में आ रहे, सबसे बड़ा झूठ है। इस बात पर भी जेल भेजा जा सकता है कांग्रेस वालों को कि भाई नरेंद्र मोदी ने कहाँ कहा कि 15 लाख खाते में आएगा। उन्होंने कहा कि आप ऐसे समझिए कि आप 15-15 लाख प्रत्येक आदमी के हिस्से आ गया। उसी तरह से एक तरफ से आलू डालो, 2 तरफ से सोना निकलो, ये राहुल गांधी ने नहीं कहा था, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। राहुल गांधी ने तो इसको एग्जाम्पल दिया था कि मोदी ने कहा है कि भाई एक तरफ से आलू डालो, दूसरे सोना लगा। अब बस आलू डालो सोना वालों को कट करके सोशल मीडिया पर चल गया। अब अगर मैं दुनिया में किसी से कहूँ कि एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरे से सोना निकलेगा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा, तो लोग मेरे को जूतियां मारेंगे। बेवकूफ आदमी राहुल गांधी ने कहा था। ये राजनीति, तो इसी झूठ पर जेल हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि राकेश, जनता अस्थिर नहीं है, क्योंकि जनता अपना हित कभी नहीं चाहती। जनता 3 तरह से वोट देती है, बहकावे में, सिंपैथी में और जातिवादी और क्षेत्रवादी से। जो यादव है वो अखिलेश को वोट देगा, चाहे वो भीख मांग के खा रहा हो और अखिलेश हवाई जहाज से लखनऊ से सैफई मतदान देने आ रहे हैं। यादव, सैफई गांव का यादव, जिसने देखा है कि मुलायम सिंह यादव एक झोपड़ी में रहा करते थे, साइकिल खरीदने की पैसा नहीं थी, लेकिन वो सैफई वाला यादव भी अखिलेश को ही वोटदान देगा, जबकि देख रहा है कि अखिलेश के यहाँ दुनिया की इंपॉर्टेंट कारों का कारवां खड़ा है और वो उनसे बढ़िया था, वो गरीब हो गया है। लेकिन कहेगा कि नहीं, अहिर तो है ना। तो जिस दिन जनता अपने लिए मतदान करने लगेगी, उसी दिन से राजनीतिक बुराई खत्म हो जाएगा। तो मैं बोला कि ये कब होगा? तो बोला ईश्वर तुम्हारे मुंह में घी शक्कर डाले, हम भी चाहते हैं कि हो जाए,
लेकिन होता हुआ प्रतीत तो हो नहीं रहा है। मैं बोला क्यों? बोला इसलिए कि तुम ही से बोलो, तुम अगर मेरे में और फलाने में नाम नहीं रखूँगा, किनको पसंद करूँगा? आपको पसंद करेंगे। बोला क्यों? मेरे कौन सा सुर्ख आपके पर लगे हुए हैं? इसलिए ना कि तू मेरा करीबी है तो मेरी सारी बुराई तेरे को नहीं दिख रही, सिर्फ अच्छाई अच्छाई दिख रही है। राजनीति है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दो राजनीति आपके लिए हो, आपके मतलब की हो, आपको ध्यान में रखे हो, तो कृपया आप अपने हित की बात करें, अपनी बात करें, नेता का बात ना करें। ये ना करें कि भाई मैं बलिया का हूं तो वीरेंद्र सिंह मस्त को ही वोट दूंगा क्योंकि वो क्षत्रिय है। नहीं, अगर वीरेंद्र सिंह मस्त को वोट दूंगा मैं तब जब वो वीरेंद्र मस्त मेरे काम के होंगे, मेरे काम लायक होंगे, बलिया के विकास के होंगे। लेकिन उसके पहले, वो बड़ी लंबा हो गया, उसके पहले एक चीज करना पड़ेगा कि हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वीरेंद्र सिंह मस्त कौन है, क्यों वीरेंद्र मस्त। ये थोड़ा लंबा बहस होगा, बट बंद करने से पहले 2 मिनट, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा आजकल मैं नहीं बोलना चाहता, बाद में लोग नहीं सुन पाते हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त तो हमने नहीं चुना था, भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त को चुना था कि आप इनको वोट दीजिए। उसी तरह से कांग्रेस ने अपना चुना, सपा ने अपना चुना। फिर मेरा कैंडिडेट कहाँ हुआ? वो तो भाजपा का कैंडिडेट हुआ। भाजपा ने बोला कि वीरेंद्र मस्त को मतदान करिए, तो वीरेंद्र मस्त जो भाजपा ने चुना तो भाजपा की बात करेगा ना, मेरी बात कहां से करेगा? क्योंकि उसका मेन की मैन कौन है? भाजपा। भाजपा ने वीरेंद्र मस्त को टिकट दिया तो उसका एहसान किसके प्रति हुआ, लॉयल्टी किसके प्रति हुई? भाजपा के प्रति। स्वाभाविक भी है। मैं आदरणीय प्रेम निवास दीदी जी, अखिलेश गौतम जी को मैं जानता हूं तो मेरी लॉयल्टी इनके प्रति होगी। लेकिन देश की लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र हमारे देश में है नहीं, और यही घुमाया जाता है लोग का जो लोकतंत्र लोकतंत्र। मैं एक टीवी डिबेट में बोल दिया था, तो जब ऐड के लिए बंद है, बोला यार ये क्या बोल रहे हो, ये इसको एडिट में हटाना पड़ेगा, शुक्र करो कि लाइव नहीं है। मैं लाइव नहीं था तो मैं जा रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं चला? यार आपने इतनी डीप डिफिनेशन दे दिया ना कि हमारा प्रोड्यूसर इसको हटा देगा। मैंने कहा था कि सबसे तो पहले आप 2 चीज़ें बंद करिए कि अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था और हमारे देश में लोकतंत्र है, 2 चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों नहीं है। तो चूंकि कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था तो उसने बोला क्यों? मैं बोला इसलिए कि हमारे लोकतंत्र हमारा दल तंत्र है, भाजपा की सरकार है इस टाइम, लोग की सरकार ने, भाजपा ने अपने MP दिए थे और उनको लोगों ने वोट दिया था। जिस दिन आपके पास ये होगा कि भाई आप किसको वोट देंगे, अपना कैंडिडेट को वोट दीजिए, तब ना जाके आपके प्रति लॉयल होगा। इतनी डीप, जब जिस दिन हमारे देश के अंतिम तबके के लोगों को समझ में आ जाएगा, जो दारू और मुर्गा पर मतदान करते हैं, जिस दिन उनको समझ में आ गया कि मैं जिसको मतदान दे रहा हूँ वो मेरा आदमी नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है, सपा का है, बसपा का है, तृणमूल का है, टीएमसी का है, उस दिन आपका समस्या समाधान हो जाएगा। और उस दिन आपको राजनीति समझ में आ जाएगी कि क्या राजनीति है। कि योगी आदित्यनाथ के पीछे एक मंशा लगाया गया है और कैप्टन के पीछे नवजोत से सिद्धू लगाया गया है, और दोनों आला कमान की तरफ से लगाया गया है। ताज़ा उदाहरण ये है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को रिजाइन करने के लिए कह दिया गया है और वो बेचारे 4 दिन से लॉबिंग कर रहे हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या राजनीति है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारा काम है आपको जगाना, आपको बताना, और आपका काम है इस पर अमल करना। जिस दिन आपके समझ में बात आ जाएगी कि हमारे देश में लोकतंत्र जिलेबी की तरह से घुमाया गया है, ये लोकतंत्र उसी तरह से कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा आपको बताया गया है। जब आपकी बात आती है तो कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, जनता के द्वारा चुना हुआ जनता की सरकार है, जबकि आप उसका डीपली नॉलेज एक्सप्लेनेशन करेंगे तो कहेंगे जनता का चुना हुआ सरकार कहाँ है, जनता को चुनने की स्वतंत्रता थी कहाँ? अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट दिए थे देश भर में 550 की, इनमें से चुनो, उसमें से बहुत सारे लोग चुन के आए और गिनती में उनके संख्या बढ़ गई और नरेंद्र मोदी सरकार में प्रधानमंत्री बन गए। तब आप कहेंगे कि भाजपा ने घोषित किया था नरेंद्र मोदी को। जी, भाजपा ने नरेंद्र मोदी को घोषित किया था, लेकिन भाजपा ने हमारा कैंडिडेट कौन होगा ये कहाँ घोषित किया था? उसने तो अपना कैंडिडेट दिया और हमने भाजपा को वोट दिया। ये जिस दिन ये 2 महीन लाइनों के विषय में आप समझ जाएंगे ना, उसी दिन लोकतंत्र सुधर जाएगा और राजनीति भी सुधर जाएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ना आप सुधरेंगे ना राजनीति सुधरेगा, ये इसी तरह से चलता रहेगा और हम जैसे लोग दुखी होते रहेंगे और आपसे प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करेंगे और एक बार वापस भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। कांवड़ यात्रा रुक सकता है, धार्मिक यात्रा नहीं रुक सकता। आपके दिल में जो भगवान भोलेनाथ की कृपा है, श्रद्धा है, आप उसे करिए और भोलेनाथ
के नाम पर जल अपने पेड़ों में, अपने पौधों में और अपने नज़दीक हरियाली में डालिए। भोलेनाथ उसी में है, क्योंकि हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापत राम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।